हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये पार्ट 4। हमने देखा अक्टूबर रेवोल्यूशन को। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो आप जानते हैं बोल्शेविक लोग जो थे, बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे, इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल गई थी एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो हार गई थी इनसे। मतलब ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन आप समझ रहे हैं लोग इनके फेवर में आ गए थे, स्पेशली सेंट पीटर्सबर्ग है ना, और दूसरा मॉस्को के अंदर। बोल्शेविक लोग जो थे ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ थे। मतलब किसी की भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इन्होंने ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया नवंबर 1917 आते आते। एंड इसका क्या मतलब था कि जो सरकार है अब वो ही सब ओनरशिप रखेगी, चाहे बैंक हो या इंडस्ट्री हो, और वही सब मैनेजमेंट देखेगी। जो ज़मीन थी उसको भी बोल दिया गया कि वो एक सोशल प्रॉपर्टी है एंड पीजेंट को अलाउ कर दिया कि वो नोबल लोगों का जो ज़मीन है उसको हड़प सकते हैं। सिटीज के अंदर बोल्शेविक ने क्या करा, जो बड़े बड़े घर थे उनका पार्टीशन करवाना स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। मतलब जिस फैमिली की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो इस प्रकार के कुछ काम बोल्शेविक पार्टी कर रही थी। एंड इन्होंने क्या करा, जो ओल्ड टाइटल्स चले आ रहे थे एरिस्टोक्रेसी के पुराने ना, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में नवाबदार, फौजदार, चौधरी साहब, इस तरह के टाइटल देते थे, तो रशिया में भी एरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, तो उनका यूज बैन कर दिया था। इसके बाद इन्होंने चेंजेस दिखाने के लिए एक नई यूनिफॉर्म को भी डिजाइन कर दिया आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। एंड इसके बाद क्या हुआ, एक क्लोथिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था 1918 में, जहां पर सोवियत हैट को चुना गया था। ठीक है, अ सोल्जर वियरिंग द सोवियत हैट कुछ इस प्रकार की है, जिनको बुडियोनोवका कहा जा रहा है। बुडियोनोवका इस हैट को कहा जा रहा है उनकी भाषा में। ठीक है, इसी बोल्शेविक पार्टी को आगे जाके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट वो फेल हो गए मेजोरिटी सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो कुछ अजीब अजीब सी भी हरकत कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस वजह से शायद अपना मेजोरिटी सपोर्ट खो दिया। फिर इन जनवरी 1918 असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक मेशर्स को एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। देखो 1918 में क्या हुआ कि असेंबली ने कुछ बोल्शेविक की जो बातें हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो लेनिन था ना, बोल्शेविक पार्टी के जो मिलिट्री कमांडर था जिसको नियुक्त किया गया था, उसने असेंबली को ही हटा दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसको लगता है कि जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, बजाय हम कोई असेंबली इलेक्ट करें उसके। इस वजह से इन मार्च 1918 डिस्पाइट ओपोजिशन बाय द पॉलिटिकल एलीज, द बोल्शेविक मेड द पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवोस्क। देखो पहले क्या था, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोल्शेविक ने संधि समझौता कर लिया, मतलब पीस ट्रीटी एक तरीके से कह सकते हैं, हाथ मिला लिया जर्मनी के साथ, जो कि इनकी ओपोजिशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले जर्मनी के साथ ही हम युद्ध कर रहे थे, वो हमारा दुश्मन था, अब आप एकदम से उससे हाथ मिला रहे हो तो लोगों को तो खलेगी ना ये बात। अब इस सब की वजह से क्या था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये इसने अपना पार्लियामेंट में जगह बना ली। ठीक है, और रशिया के अंदर अब सिर्फ एक ही पार्टी रह गई, वन पार्टी स्टेट रशिया बन के रह गया था। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, बोल्शेविक ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेड यूनियन पे बहुत सारे पार्टी ने अपने कंट्रोल लगा दिया। यहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस को भी रखा गया था, जिसको पहले चेका बोला जाता था, आगे जाके इसको ओजीपीयू और एनकेवीडी बोला गया, जो कि उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक लोगों की
आलोचना करते थे या निंदा करते थे। बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट हुए जो पहले पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। कौन सी पार्टी? बोल्शेविक पार्टी। क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे? सोशलिज्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे बोल्शेविक पार्टी ने अपने अंदर बदलाव कर दिया, जैसे पहले तो ये इक्वलिटी की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे, अब ये वन पार्टी सिस्टम कर दिया ने, तो कहाँ ये इक्वलिटी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग यंग राइटर और आर्टिस्ट भी इन लोगों से थोड़ा अलग हो गए। अक्टूबर 1917 के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, किसके अंदर? आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर। बट मैनी बिकेम डिल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। यहाँ देखिए फिगर 13 में, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है 1 मई को 1918 के अंदर मॉस्को के अंदर। इसी को मे डे बोला गया। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आम आदमी, किसके अगेंस्ट? बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन की जो बात जब लोगों तक आई, पूरी कंट्री साइड में फैली, तो दो प्रकार के व्यूज पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो एक पीजेंट्स का है। देखो ये अपराइजिंग हुई 25 अक्टूबर 1917 में। तो विलेजेस के जो लोग थे, गांव के जो किसान लोग थे, वो काफी खुश हुए, है ना। उनको क्या लगा कि भाई अब तो सबको हमको जमीन मिलने वाली है। अब तक हम दूसरों की जमीन में काम करते थे, अब हमारे पास भी जमीन होगी। तो इन्होंने बहुत सारे लैंड ओनर्स के जो मकान है उनको लूट लिया, स्टॉक फार्म्स को इन्होंने तहस नहस सा कर दिया, है ना। एंड जो इनका बड़ा बगीचा था उसको कट डाउन कर दिया एंड पीजेंट्स को लकड़ियां दे दी। इनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी खराब कर दिया गया, इनके जो ruins थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब पूरे जो भी था, इससे जो ये पीजेंट्स से तो खुश थे क्योंकि लैंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना पीजेंट्स में। लेकिन उसी तरह जो लैंड ओनर्स थे वो क्या बोल रहे हैं कि देखो कूप जो हुआ है, तख्ता पलट जो हुआ है, ये तो बहुत पेनलेसली हुआ है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से हुआ है, पीसफुली हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति पहले जो होती थी अब वो नहीं रही। अब हमारे पास सिर्फ 2 गाय 2 घोड़े रह गए हैं। जो सर्वेंट पहले हमारे अंडर काम करते थे, अब वो हमसे भी अच्छे उसमें हो गए हैं। तो कुछ इस प्रकार का इनका बोलना है। तो कुछ कहने की बात यह है कि लैंड ओनर्स के लिए ज्यादा खुशी की चीज नहीं रही है, ठीक है। लेकिन पीजेंट्स बड़े खुश हैं कि इनको अब जमीन मिल जाएगी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लैंड। सो अब हम देखेंगे द सिविल वॉर। कैसे सिविल वॉर आया और क्यों हो रहा है ये सिविल वॉर। तो देखो, जब बोल्शेविक लोग बोल देंगे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, तो बहुत सारे जो रशियन आर्मी के लोग हैं, क्योंकि वो पीजेंट्स थे, तो वो अपने घर जाना चाहेंगे क्योंकि भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। देखो अधिकांश तक लोग पहले एग्रीकल्चरिस्ट ही होते थे, पीजेंट ही होते थे, तो वैसे ही रशियन आर्मी में थे। अब ये अपने घर भाग जाएंगे तो जो सोल्जर्स है वो रशियन आर्मी में कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग एंटी बोल्शेविक भी थे, मतलब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, जो अभी भी ऑटोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, यानी जार को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दबाना चाहेंगे बोल्शेविक की अपराइजिंग को। इनके जो लीडर्स है वो साउथ रशिया गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कि मतलब अभी सोल्जर्स कम है और बहुत सारी चीजें, अपने ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करने लगे ताकि बोल्शेविक लोगों से ये लड़ सकें। तो बोल्शेविक को द रेड्स बोला गया है। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स किसको बोला जा रहा है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को बोला जा रहा है, जो सोशलिज्म को मानते हैं, चाहते हैं, लेकिन जो बोल्शेविक का तरीका है इसको पसंद नहीं करते। और व्हाइट्स बोला गया है प्रो सारिस्ट लोगों को, जो सार निकोलस के अभी भी सपोर्टर हैं। तो ये लोग ज्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। अब आप बोलोगे कि आप तो इतनी देर से पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में कि बोल्शेविक लोगों ने कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर लिया। तो हाँ किया था, लेकिन 2 सिटी में किया था मेजरली, पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटरबर्ग, और वो बात फैल गई थी मॉस्को तक। रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बाकी जगह पे व्हाइट्स और ग्रीन राज कर रहे थे। और इनकी हेल्प कौन कर रहा था? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से परेशान थे, जो सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी रशिया में, इसको देख के ये नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री में भी ऐसा हो जाए। As these troops and Bolshevik fought a civil war
लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। जब ये ट्रूप्स के आपस में लड़ाई होने लगी, सिविल वॉर छिड़ गया अंदर ग्रीन, रेड्स, व्हाइट्स इन सब के बीच में, तो लूट लूट डकैती, अकाल पड़ना, मतलब ये सब चीजें ना आम हो गई। अब देखिए क्या हुआ, जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को दोबारा से लैंड ओनर्स को ही दे देना चाहिए, जैसे वाइट्स हो गए, ग्रीन्स हो गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, हार्श ट्रीटमेंट किया पीजेंट्स के साथ, जिन्होंने लैंड ओनर्स का पहले जमीन ले ली थी जब बोल्शेविक पार्टी ने इनका सपोर्ट किया था। अब इस सब से क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी की जो लहर है दोबारा से आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि ज्यादातर लोग पीजेंट्स थे और पीजेंट्स का बोल्शेविक पार्टी सपोर्ट कर रही थी, नॉन बोल्शेविक जो व्हाइट्स और ग्रीन है वो कर नहीं रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो पॉपुलैरिटी है बोल्शेविक लोगों की काफी ज्यादा बढ़ गई और बाय जनवरी 1920 जो बोल्शेविक का कंट्रोल है वो ज्यादातर जो रशियन एम्पायर है उसमें हो चुका था। अब ऐसे में ये सक्सीड क्यों कर पाए, क्योंकि इनको जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे इनसे भी क्या मिला था, कॉपरेशन मिला था। जो मुस्लिम ज्यादातर लोग थे इन्होंने भी अच्छा खासा इनका क्या किया था, कॉपरेशन किया था। लेकिन ये जो कॉपरेशन था, जहाँ रशिया की कॉलोनीज थी वहां से सही काम नहीं हो पाया बोल्शेविक का। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रशिया की कॉलोनीज हैं, कजाकिस्तान वगैरह, वहां के लोग जो बोल्शेविक नहीं भी थे खुद को बोल्शेविक बोलने लगे और बोल्शेविक के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। खीवा सेंट्रल एशिया के अंदर बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने बहुत बुरी तरीके से हत्याकांड करे, लोकल नेशनलिस्ट को क्या करा, मार दिया। किस नाम में, कि भाई हम तो सोशलिज्म को बचा रहे हैं, और इस नाम में उन्होंने लोकल जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनका गला दबा दिया। गला दबाने का मतलब ये नहीं कि गला ही दबाया होगा, उनको मार डाला। और ये सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा खराब हो गई और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए बोल्शेविक सरकार को लेके कि सरकार जो दिख रही है वैसे है भी है कि नहीं। बहुत सारे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे ना उनको भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई थी सोवियत यूनियन के अंदर, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। ये स्टेट थी जो बोल्शेविक ने बनाई थी रशियन एम्पायर के अंदर दिसंबर 1922 के अंदर, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि वो कौन सी नॉन रशियन नेशनलिटीज हैं, मतलब क्या है वो, किनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। तो जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो मैंने कहा ना, वो तो ये रशिया के नहीं थे लेकिन एक तरह से कॉलोनी और मतलब रशिया की सोवियत यूनियन के अंदर काम कर रहे थे। तो बोल्शेविक लोगों ने बोला कि आप हमारे हिस्सा हो, बस आप अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंजॉय करो, यानी अपनी लैंड बाउंड्रीज के अंदर जो आपको नियम कानून पॉलिसी बनानी बनाओ, बस रशिया यानी हम लोगों को चैलेंज मत करना, ठीक है। ठीक है, इनने बोला ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि बोल्शेविक लोगों का ना कुछ अलग तरह की पॉलिसीज थी जो बाकी जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट लोग हैं इनको पसंद नहीं आ रही थी। वो क्या पॉलिसी थी कि बोल्शेविक लोग हार्श डिस्करेजमेंट करते थे नोमैडिज्म का। नोमैडिज्म, नोमैड्स किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, ये अपनी जगह को बदलते रहते हैं, इनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता। तो ये चीज बोल्शेविक लोग पसंद नहीं करते थे और इस सब की वजह से इनके भी मतभेद आपस में हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोनॉमी यहाँ देख लीजिए, राइट टू गवर्न देमसेल्फ, नॉट मतलब ऑटोनॉमी अगर किसी देश के पास है इसका मतलब वो स्वतंत्र है खुद को रूल करने के लिए, तो ये ऑटोनॉमी दे रहे थे बाकी लोगों को। और नोमैडिज्म भी मैंने आपको बता दिया, लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू अर्न देयर लिविंग। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दो व्यूज आपको बता रहे हैं। पहला देखिए, एमएन रॉय। एमएन रॉय कौन थे, तो ये काफी बड़े इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के और एक कमिंटर्न लीडर थे इंडिया, चाइना एंड यूरोप के। जिस टाइम सिविल वॉर हुआ 1920s में, तो ये सेंट्रल एशिया में थे और ये लिखते हैं कि जो किर्गिज लोग थे ना, जनजाति है ये, पहले क्या था, इनका मानना क्या था कि पहले रशियन एम्पायर पूरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो इन किर्गिज लोगों को भी जार ही कंट्रोल करता था क्योंकि पूरे रशियन एम्पायर पे जार का कंट्रोल था, ठीक है।
तो अब ये जो रेवोल्यूशन की बात है किर्गिज लोगों को पता पड़ी तो इनको अच्छा ही लगा, क्योंकि जार ने इनको बहुत परेशान करके रखा था, कंट्रोल करके रखा था। तो इनको लगा कि अब बोल्शेविक लोग हमें हमारे हिसाब से जीने देंगे, ठीक है। तो ये लोग खुश थे। अब यहाँ दूसरा व्यू पॉइंट देखिए, जब पहली रेवोल्यूशन आई थी फरवरी में, तो ये किर्गिज लोग, कजाकिस्तान की जो ट्राइब है, काफी खुश थी, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड रेवोल्यूशन आई थी अक्टूबर में, तो ये एक अपने साथ टेरर लेके आई थी, ठीक है। इन्होंने ये पहले तो बच गए। इन्होंने क्या सोचा कि हम ज़ारिस्ट रिजीम्स के दबाव से, प्रेशर से बच गए, और इन्होंने आशा की थी कि अब जो बोल्शेविक पार्टी है इनको चैन से जीने देगी। लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं बदला। पहले जो लोग जार के बिहाफ पे इनसे टैक्स कलेक्ट करके जार को देते थे, अब सेम लोग टैक्स कलेक्ट करके बोल्शेविक लोग को देते हैं। तो इनका शोषण तो बराबर हो रहा है, इनके लिए कुछ नहीं बदला। पहले इनको जार कंट्रोल कर रहा था, बोल्शेविक पार्टी कंट्रोल कर रही है। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक ने सारी इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज्ड ही रहने दिया, एंड पीजेंट्स को जमीन दी सो दैट वो कल्टीवेशन का काम कर सकें, जो भी जमीन सोशलाइज थी वो। और देखें कि कितना ये कर पा रहे हैं, कितना कल्टीवेशन ये कर रहे हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर रखा जिसके अंदर ये सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे, और ऑफिशियल्स जो थे वो असेस कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे इकोनॉमी वर्क कर सकती है अच्छा, जिसके लिए इन्होंने 5-5 साल के टारगेट सेट करे थे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इन्होंने 5 ईयर प्लान्स भी बनाए। 5 ईयर प्लान मतलब कोई एक टारगेट सेट कर लिया कि वो 5 साल में हमें इतना अचीव करना है। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plan. और गवर्नमेंट ने क्या करा, सारे प्राइजेस को फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके पहले 2 प्लान में, ठीक है। पहले 5 साल, दूसरे 5 साल। और आपने सुना होगा इंडिया में भी अब तो प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन था हमारे यहाँ पर, तो वो भी 5 ईयर प्लान बनाता था, टारगेट सेट करते थे हम। उसके बाद हम नीति आयोग बना लिया, तो अब हमें इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने प्लानिंग कमीशन बिठाई, उसने 5 ईयर प्लान्स दिए। पहला 5 ईयर प्लान में हमने अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो हमें बर्बाद करके गए थे। तो इंडिया में भी ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है। सो 1927 से लेके 1932 का एक 5 ईयर प्लान, और दूसरा 5 ईयर प्लान था 1933 से 1938। ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, इससे इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था सब जगह का, चाहे फिर ऑयल हो, कोल हो, स्टील हो, नई फैक्ट्रीज भी सेटअप की गई थी। लेकिन जब भी इस प्रकार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है ना एकदम से, तो उससे क्या होता है, पुअर वर्किंग कंडीशन ज़रूर हमें देखने को मिलती है। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। 3 साल में स्टील प्लांट बन गया था। लेकिन जो वर्कर्स थे वो बहुत ही बेकार और कठिन जिंदगी जी रहे थे। इसका रिजल्ट ये था कि 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन फर्स्ट ईयर अलोन, मतलब साल के पहले 1 साल में, मतलब 3 साल में बना है स्टील प्लांट, तो पहले साल में 550 बार काम को रोका गया था, क्योंकि लोगों की हालत, वर्कर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लिविंग क्वार्टर्स के अंदर विंटर टाइम में -40 डिग्री चला जाता था टेम्परेचर, वैसे ही रशिया में इतनी ठंड होती है। एंड people had to climb down from 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। मतलब टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है, ठीक है, कोई सुलभ वुलभ नहीं बनवा रखा था उस टाइम पे। मतलब 4थे माले से आपको उतर के कहाँ जाना पड़ेगा, स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा करने। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities। देखो अभी हमने कुछ बुरी बातें पढ़ी कि सिचुएशन खराब थी वर्कर्स की, पर कुछ जगह ठीक भी थी। स्कूलिंग सिस्टम दिया गया है वर्कर को, ठीक है, जो भी वर्कर है, एंड अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं। किसानों को भी यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल सकती है, यहाँ पर उनके लिए यूनिवर्सिटीज बनवाई। क्रैचेस को स्टैब्लिश करवाया गया था फैक्ट्रीज के अंदर। क्रैचेस कौन सी जगह होती है बेटा, वो जगह जहाँ पर जैसे जो औरतें काम करती हैं तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक वो काम करती हैं वो वहाँ रहते हैं।
cheap public health care was provided, modern living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven though since government resources were limited. देखो ऐसा नहीं है, सुविधाएं तो इन्होंने दी हैं वर्कर्स को, लेकिन सबको नहीं दे पाए। कहीं देखो -डिग्री वाली बात आ रही है, वॉशरूम नहीं है, चौथे माले से नीचे जाना पड़ रहा है, तो कहीं ये पब्लिक हेल्थ केयर देने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, क्रचेस हैं, लेकिन ये सब अनइवन इसलिए है, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सभी वर्कर को ये सब चीजें दे सके। फिगर 14 में देखिए, फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ सोशलिज्म एंड दिस पोस्टर स्टेट्स द स्मोक फ्रॉम चिमनीज इन द ब्रीथिंग ऑफ सोवियत रशिया। तो यहाँ देखिए फिगर 15 में आपको दिख रहा है, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन दी 1930s, इस प्रकार से बच्चे पढ़ते थे। फिगर 16 में देखिए, अ चाइल्ड इन मैग्निटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान, किस प्रकार से ये बच्चा काम कर रहा है और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठा बैठ के ऐसे खाना खाया करते थे 1930s के टाइम में, ये सोवियत रशिया का। ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ अ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933, तो यहाँ पर लेटर लिख रहा है एक 13 साल का बच्चा, और ये लेटर लिखा जा रहा है कलिनिन को, जो कि सोवियत प्रेसिडेंट है। ये क्या लिख रहे हैं कि डियर ग्रैंडफादर कलिनिन, मेरी जो फैमिली है काफ़ी बड़ी है, 4 बच्चे हैं जिसमें मेरे पिता नहीं, वो अपनी जान गंवा बैठे वर्कर्स कॉज के लिए, मतलब रेवोल्यूशन के दौरान। मेरी मदर बीमार है, मैं पढ़ना चाहता हूँ बट मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे पास पुराने जूते हैं, ठीक है, जो पूरे तरीके से फट चुके हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उन जूतों को मेंड यानी सही करवा सके, सिलवा सके। मेरी मदर बीमार पड़ी रहती है, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने को ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। There stands before us task of studying and studying. मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। That is what Vladimir Ilyich Lenin said, but I have to stop going to school. मतलब व्लादिमीर जो हैं, ये भी एक लीडर हैं बड़े बोल्शेविक पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि भाई पढ़ना सबको चाहिए, नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ उस स्कूल इन सब बच्चों की वजह से, हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सका। आई हैव टू गो टू वर्क इन अ फैक्ट्री टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग। मेरी फैमिली जो भूखमरी से मर रही, उसको बचाने के लिए मुझे फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है काम करने के लिए। सो डियर ग्रैंडफादर, आई एम 13, आई स्टडी वेल एंड हैव नो बैड रिपोर्ट्स, आई एम क्लास 5। ठीक है, तो वो भी अपनी कंडीशन बता रहा है, मैं 13 साल का हूँ, 5th क्लास में हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ और मैं पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ। तो ये ड्रीम्स और रियलिटीज़ में ये कुछ अंतर है सोवियत चाइल्डहुड।